गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे प्रकाश की। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्टिक्स। प्रकाश से मिला हुआ वर्ड लग रहा है, अर्थात हम इसी में कह सकते हैं जहाँ पर प्रकाश और प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम प्रकाश की कहते हैं। प्रकाश को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में समझेंगे और प्रकाश को अंग्रेजी में कहते हैं लाइट। आपने शुरू की क्लास में पढ़ा होगा कि जो प्रकाश है जिसे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं उसे प्रकाश कहते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है उसे प्रकाश कहते हैं। परंतु यहाँ हम प्रकाश की स्पेसिफिक डेफिनेशन देखेंगे कि जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये कई प्रकार से होती हैं। जैसे आपने माइक्रो ओवन में गरम गरम समोसे खाते हुए देखा होगा, और उस गरम गरम समोसे जो माइक्रोवेव में बनते हैं उसमें भी माइक्रोवेव होती है। तो इनके उदाहरण हो गया जैसे माइक्रोवेव या माइक्रो तरंग। हम जब हमारे किसी शरीर का एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे में भी जो तरंग होती है उसे कहते हैं एक्स तरंगे। रेडियो से जो हम आवाज़ सुनते हैं और उसमें जो तरंगे होती हैं उन्हें रेडियो तरंग कहते हैं। अल्ट्रावायलेट रंग, परावैंगनी तरंग। इस प्रकार ये जो तरंगे हैं इन तरंगों के समूह को हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में आपकी एक तरंग होती है जिसे हम दृश्य प्रकाश बोलते हैं। यह भी एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ये जो दृश्य प्रकाश होता है वो विबग्योर से मिलकर बना होता है। विबग्योर यानी कि वी फॉर वॉयलेट। ई फॉर इंडिगो। बी फॉर ब्लू। G for green,
Y for yellow, O for orange और R for red। ये जो आपके विबग्योर शब्द के अर्थ हैं वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इन सातों रंगों को हम इंद्रधनुष के रंग भी कहते हैं। और ये जब सातों रंग एक जगह मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं श्वेत प्रकाश। और ये जो श्वेत प्रकाश होता है, ये वाला ही प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है। इस श्वेत प्रकाश में जो वॉयलेट वाला कलर है, इसकी तरंग धैर्य, तरंगों में हमेशा तरंग धैर्य पाई जाती है, तरंगों में तरंग धैर्य पाई जाती है, जिसे हम सामान्यतः लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और इस वॉयलेट रंग की तरंग धैर्य होती है 3500 एंगस्ट्रॉन, और जो लाल रंग है या रेड रंग है उसकी तरंग धैर्य होती है 7500 एंगस्ट्रॉन। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये एंगस्ट्रॉन क्या है। ये एंगस्ट्रॉन तरंगों की लंबाई को मापने का मात्रक है, और एक एंगस्ट्रॉन इजिकल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम, इसे पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻10 मीटर। विद्यार्थियों, आप देख रहे होंगे कि सबसे कम तरंग धैर्य वॉयलेट रंग की होती है और सबसे अधिक तरंग धैर्य लाल रंग की होती है। आपने ये भी देखा होगा, जहाँ पर भी विजिबिलिटी अधिक दिखानी होती है हम उसे लाल रंग से प्रदर्शित करते हैं ताकि वो अधिक साफ और दिख सके, या डेंजरस पॉइंट वाले पॉइंटों को भी हम लाल रंग से लिखते हैं ताकि वो स्पष्ट नज़र आ सकें। और उसकी वजह यही है कि इसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका हम यूज करते हैं। ये तो मैंने आपको संक्षिप्त में प्रकाश के बारे में बताया जो हम पिछली क्लासों में अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ हम अध्ययन करेंगे प्रकाश की का। तो प्रकाश की परिभाषा हो जाएगी, प्रकाश वह प्रकाश से संबंधित घटनाओं का भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसे प्रकाश की कहते हैं, या अंग्रेजी में ऑप्टिक्स कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि विज्ञान वी प्लस ज्ञान, जहाँ पर ज्ञान वी यानी सुंदर और ज्ञान यानी नॉलेज, जहाँ पर सुंदर ज्ञान होता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। या इसे थोड़ा सा मैं और अच्छी भाषा में व्यक्त करूँ तो इसका अर्थ हो जाएगा सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको यूँ बोलते हैं सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। हाउ मेनी ब्रांच ऑफ साइंस? 3 ब्रांच ऑफ साइंस। नंबर 1 फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हम फिजिक्स वाली ब्रांच का अध्ययन कर रहे हैं। उस फिजिक्स वाली ब्रांच में भी हम प्रकाश की शाखा का अध्ययन करेंगे। तो जो फिजिक्स है, फिजिक्स विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम प्रकृति और प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जिसे अंग्रेजी में यूँ कह सकते हैं फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनाज। तो विद्यार्थियों, प्रकाश की मैं परिभाषा यहाँ लिख देता हूँ। प्रकाश तथा प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन
भौतिकी की जिस शाखा में किया जाता है उसे प्रकाशिकी कहते हैं। मैं इसे कॉमा से बंद कर देता हूं और अंडरलाइन भी कर देता हूं। ये जो प्रकाशिकी है उसके दो पार्ट हैं, एक किरण प्रकाशिकी और एक तरंग प्रकाशिकी। अंग्रेजी में से कहेंगे रे ऑप्टिक्स और ये वाली है वेव ऑप्टिक्स। कोविड-19 में इस बार तरंग प्रकाशिकी को हटा दिया गया है और हमारी केवल किरण प्रकाशिकी है जिसका हम अध्ययन यहाँ करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। या मैं इसको सीधी रेखा की जगह सरल रेखा में गमन करता है लिख सकता हूं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। या इसको मैं इस प्रकार भी दिखा सकता हूं, ये प्रकार की सरल रेखा हो गई। यानी कि प्रकाश का जो रास्ता होता है एक सीधी रेखा होती है। या मैं यूं भी कह सकता हूं, यदि मैं 3 कार्डबोर्ड लूं और उनमें छेद निकालूं और उन तीनों कार्डबोर्डों के एक साइड में मोमबत्ती रखूं तो कार्डबोर्ड के जब तीनों छिद्र एक रेखा में होंगे या जिस आंख से मैं देख रहा हूँ उस रेखा में होंगे तभी आपको मोमबत्ती दिखाई देगी। यदि हम तीनों कार्डबोर्ड में से एक कार्डबोर्ड को अलग छिद्र कर दें तो मोमबत्ती दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। या रेखाओं के समूह को प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है जिसे हम किरण कहते हैं और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज का मतलब हो गया ये वाली एक किरण, ऐसे और सारी किरण लगा दें तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, या समूह होता है उसे किरण पुंज कहते हैं। तीसरी मेन बात है प्रकाश की गति के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं हो सकती है। यानी प्रकाश किसी भी
गति से आ सकता है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, या प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ज़्यादा लैंग्वेज अच्छी रहेगी, प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। आप देखते हो जब सूर्य की किरणों के माध्यम से प्रकाश आता है तो अपनी पृथ्वीमंडल पे आता है, और जब सूर्य से पृथ्वीमंडल में जो किरणें आती हैं उनके बीच में कोई माध्यम लगा हुआ नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन आप जानते हो कि जो प्रकाश है सूर्य और वायुमंडल के बीच में कोई माध्यम नहीं है, अर्थात निर्वात है। अब निर्वात के अलावा जैसे हमने और माध्यम यूज कर लिए, जैसे ठोस यूज कर लिया, द्रव यूज कर लिया या गैस यूज कर लिया, तो आप देख रहे हो कि प्रकाश भी एक वेग से गमन करता है, और जब निर्वात में वो गमन करता है तो वो वेग उसका सर्वाधिक होता है। और यदि वही प्रकाश ठोस में जाएगा तो उसका वेग कम हो सकता है, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि गैस निर्वात के बजाय प्रकाश का वेग गैस में थोड़ा कम हो जाता है, फिर द्रव में और कम हो जाता है, और ठोस में ज़्यादा हो जाता है। तो आप जानते हो कि जो निर्वात है, या जो ठोस या गैस से शुरू कर लेता हूँ मैं, गैस, द्रव और ठोस, जब माध्यम आपका निर्वात था तो प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं कर रहा था, परंतु प्रकाश का जो वेग है वो निर्वात में सर्वाधिक होता है, गैस में उससे कम, द्रव में फिर उससे कम, ठोस में सबसे कम होता है। और हम जानते हैं कि जो निर्वात में प्रकाश का वेग है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये आंकड़ा दिखने में बहुत ही कम दिख रहा है, परंतु यदि इसको हम 10⁸ को मीटर पर सेकंड में 3 घात इधर ले जाएं तो 1000 मीटर हो जाएगा, जिसे हम किलोमीटर कह सकते हैं। बाकी 5 इधर ले जाएंगे तो 3 लाख हो जाएगा, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर होता है। इस प्रकार गैस में और द्रव में और ठोस में होता है। तो हम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, किंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। तो हमने प्रकाश की मुख्य मुख्य बातें पढ़ी, या किरण प्रकाश की मुख्य मुख्य बातें पढ़ी जो जनरल हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर आती है या माध्यम से टकराती है तो उसकी क्या क्या कार्रवाई उस पर हो सकती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, माना कि ये मेरा कोई माध्यम है और इधर मेरा कोई सूर्य है, इस सूर्य से कोई प्रकाश की किरण आएगी, वो इस माध्यम पे टकराएगी। हम चाहें तो इस माध्यम को कहते हैं पृथक्कारी पृष्ठ, पृथक्कारी
पृष्ठ। जनरली प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो या आप कमेंट भी कर सकते हो कि जो प्रत्याकारी पृष्ठ पर है, प्रकाश की किरण इस पर आएगी या इसे टकराएगी, तो यहाँ कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर 3 संभावनाएं हो सकती हैं। पहली ये हो सकती है कि प्रकाश की किरण प्रत्याकारी पृष्ठ पर टकराए और पुनः इधर ही लौट जाए। यहाँ से आई प्रकाश की किरण और पुनः इधर लौट गई। मान लिया कि आपका इधर माध्यम ये फर्स्ट है और ये माध्यम सेकंड है। एक संभावना हो गई कि प्रकाश की किरण आई, प्रत्याकारी पृष्ठ से टकराई और पुनः उसी मार्ग में या उसी माध्यम में लौट गई। दूसरी संभावना यह है कि प्रकाश की किरण प्रत्याकारी पृष्ठ पे आई, इससे टकराई और विचलित होकर दूसरे माध्यम में चली गई। दूसरी संभावना ये हो सकती है। तीसरी संभावना ये हो सकती है कि जो प्रकाश की किरण आई और प्रत्याकारी पृष्ठ पर ही अवशोषण हो गया उसका। जैसे मेरा ये बोर्ड है, अभी मैं कोई टॉर्च लूँ और उस टॉर्च को इस बोर्ड पे रख दूँ और इस बोर्ड के उस साइड में जाके देखूँ तो क्या मुझे प्रकाश दिखाई देगा? नहीं देगा। अर्थात टॉर्च से जो प्रकाश निकला वो इस बोर्ड के पर्दे ने अवशोषण कर लिया। तो तीसरा क्या हो सकता है? यानी कि इसी बिंदु पर प्रकाश अवशोषण हो जाए। प्यारे बच्चों, जब प्रकाश की किरण प्रत्याकारी पृष्ठ पर आती है और आकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उस क्रिया को हम बोलते हैं परावर्तन। और इसका उदाहरण है आपका दर्पण। और जब प्रकाश की किरण इस प्रत्याकारी पृष्ठ पर टकराती है और टकराने के बाद में अपने मार्ग से विचलित होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसे हम कहते हैं अपवर्तन। और इसका उदाहरण है लेंस। तीसरी बात है इसकी इसी बिंदु पर अवशोषण हो जाए तो इसे हम कहते हैं अवशोषण। आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी और उसमें देखा होगा कि जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर आपतित होता है तो हरी पत्तियों में विद्यमान पर्णहरित या हरित लवक द्वारा प्रकाश की किरणों को अवशोषण करके अपना भोजन बनाती हैं। तो वहाँ आप इस चीज़ को देखते हो अवशोषण। तो हमने देखा कि जब प्रकाश की किरण प्रत्याकारी पृष्ठ पर आपतित होती है, तो एक प्रकार तो हो गया कि वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिसे हम परावर्तन कहते हैं और इसका उदाहरण है दर्पण। एक दूसरा रास्ता है कि वो इस माध्यम से दूसरे माध्यम में विचलित हो जाती है तो इस क्रिया को कहते हैं अपवर्तन, जिसका उदाहरण लेंस। तीसरा है कि वो उसी बिंदु पर अवशोषित हो जाए या उसका अवशोषण हो जाए, जैसे सूर्य के प्रकाश को हरे पत्ते में उपस्थित हरित लवक या पर्णहरित नामक से आप सूर्य प्रकाश का अवशोषण करके अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार आने वाली प्रकाश की किरण की 3 प्रक्रियाएं हैं, या तो वो उसी माध्यम में लौट जाएं या अपने माध्यम से विचलित हो जाएं या उसी पृष्ठ द्वारा अवशोषण कर ली जाएं। तो मित्रों, अब हम अध्ययन करेंगे परावर्तन। या इसे कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन।
ये बात हमारी पूर्व क्लास में या इससे पहले हमने देखा है कि जो परावर्तन का उदाहरण है वो दर्पण है। मैं आपको एक दर्पण का उदाहरण लेके बताता हूँ। ये देखो मेरे पास एक दर्पण है। इस दर्पण में इधर ये चिकनी सतह है और इधर ये इसकी रंगीन सतह है या खुरदरी सतह है। आपको दिख रहा होगा ये जो खुरदरी सतह है इससे हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। सुबह आप उठ के देखते हो चेहरा तो खुरदरी वाली सतह से हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, परंतु जो इसकी चिकनी सतह होती है या जिसे हमें परावर्तक पृष्ठ भी बोलते हैं उससे हमारा चेहरा सुबह उठते ही हम देखते हैं। तो ये भी एक दर्पण है जिसमें एक पृष्ठ चिकनी होती है और एक पृष्ठ परावर्तक होती है। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका दर्पण है, ये वाली पृष्ठ इसकी चिकनी है, या हम इसको थोड़ा खड़ा ले लेते हैं क्योंकि उस वाले डायग्राम से सहसंबंधित हो जाएगा। ये वाली पृष्ठ इसकी खुरदरी वाली और ये है इसकी परावर्तक पृष्ठ, और इसे हम खुरदरी बोल सकते हैं या ज़्यादा अच्छा रहेगा पॉलिश सतह बोल सकते हैं। पॉलिश सतह या पॉलिश पृष्ठ, सतह पृष्ठ एक ही बात है। तो हमारा चेहरा हमें इससे दिखाई देता है। अब कोई सूर्य का प्रकाश, जैसे मान लो कि ये आपका सूर्य है, ये सूर्य का प्रकाश इस चिकनी सतह पर आपतित होगा। जो सूर्य का प्रकाश आता है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण अंग्रेजी बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु या इंसिडेंट पॉइंट। आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब बनाते हैं। आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब बनाते हैं जिसको मैंने डॉट डॉट दिखाया है। यह है आपतन बिंदु पर अभिलंब। इसको मैं यहां लिख देता हूं, आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण आई कहते हैं। आपतन बिंदु पर आपतित किरण प्रत्याकारी पृष्ठ पर टकराने के बाद में परावर्तित हो जाती है और ये परावर्तित, इसका नाम हो जाएगा परावर्तित किरण। जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग रे। और विद्यार्थियों आप देख रहे होंगे कि ये जो परावर्तित किरण है ये भी आपतन बिंदु पर अभिलंब के साथ एक कोण बना रही है जिसे हम परावर्तित कोण कहते हैं। और इसका जो अंग्रेजी वर्ड रिफ्रैक्टिंग है उसका से लिया है और आपतित किरण में इंसिडेंट से आई लिया है। तो
तो इसका नाम हो जाएगा आपका आपतन कोण I, और ये हो जाएगा परावर्तन कोण R। तो बच्चों आपने देखा कि जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो आपतन बिंदु पर अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन के बाद वो किरण अभिलंब के साथ पुनः कोण बनाती है जिसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। तो मैं इसको यहाँ साइड में दिखाता हूँ, परावर्तन के नियम। देखो बच्चों, ये मेरा बोर्ड जो एक पृष्ठ है, प्रकाश की किरण इसी पृष्ठ पर आई, इसी पृष्ठ पर टकराई और टकराने के बाद में इसी पृष्ठ पर आपतित हो गई, परावर्तित हो गई। तो आप देख रहे हो कि जो आपतित किरण है वो भी इसी पृष्ठ पर है, परावर्तित किरण है वो भी इसी पृष्ठ पर है, और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है वो भी इसी पृष्ठ पर है। तो परावर्तन का नियम क्या बन गया, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। नियम ये बन गया कि जो नियम नंबर 1 है वो यही है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं या तीनों एक ही सतह पर होते हैं। तो ये हमारा नियम बन गया, आपतित किरण कोमा आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं या एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि जो आपतित किरण है अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है और जिसे हम आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित होने के बाद में परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण R कहते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है, यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अर्थात कोण I इज इक्वल टू कोण R, या मैं इसे यूं भी कह सकता हूं कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जिस कोण पर आती है अपवर्तन के बाद उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है। तो बच्चों, आपको ये किरण प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश किरण की सामान्य जानकारी अच्छी लगी होंगी।
मेरे वीडियो में बने रहने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। इसी प्रकार मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।